नमस्कार, मैं अमित लाल और हल्ला बोल के आज के इस खास एपिसोड में हमारे साथ मजलिस पार्क आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र से रविंदर पाल इस्माइल जी जुड़ चुके हैं। इस्माइल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं, और हल्ला बोल में के सभी लोगों का मैं उसी तरह से शुक्रिया अदा करता हूं जिस तरह से एक अच्छे हिंदुस्तानी को नमस्ते के साथ करना चाहिए। सबको नमस्कार। सर, राजधानी दिल्ली में एक बहुत बड़ी आजकल घटना चल रही है, वो है दिल्ली के सिटिंग चीफ मिनिस्टर का तिहाड़ चले जाना। आप इस पूरी कार्रवाई को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, एक छोटी सी बात मैं जानता हूं, अगर कोई भी चीज़ गलत हो रही है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है तो मैं उसे बहुत अच्छा मानता हूं। लेकिन कोई चीज़ गलत साबित होने से पहले उस पर कार्रवाई हो जाए, वो किसी भी कंडीशन में अच्छी नहीं हो सकती है। किसी को चार्जशीट फ्रेम किए बिना अरेस्ट कर लेना, किसी की स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए बिना अरेस्ट कर लेना, उसको रिलीफ दिए बिना, अपॉर्चुनिटी दिए बिना अरेस्ट कर लेना, और उसी सियासत के लोगों के मैं हज़ारों लोगों के नाम गिनवा सकता हूं जिनके ऊपर चार्ज भी फ्रेम हुए हैं, जिनके ऊपर गबन भी सेटल हो चुके हैं, लेकिन पार्टियां चेंज होते ही उनके ऊपर सारे चार्ज ख़त्म हो जाते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आप जब तक किसी को काम नहीं करने देंगे, कोई उसकी 1,000 काम कोई करता है तो उसमें अगर एक खामी रहती है तो उस खामी को उसको सही करने का उसको मोहलत भी देनी चाहिए और उसके ऊपर वो चार्ज भी फ्रेम करना चाहिए। लेकिन बिना किसी फ्रेम किए चार्ज को उसको अरेस्ट कर लेना, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दे देना, ये ठीक नहीं है। उससे पहले भी इस्माइल जी, एक बेसिक सवाल ये भी पैदा होता है कि जो कथित शराब घोटाला है उसकी ड्राफ्टिंग तैयार होती है, एलजी साहब को जाती है और सीबीआई जांच के आदेश हो जाते हैं। कुछ महीनों बाद वो ड्राफ्ट पॉलिसी रद्द हो जाती है। तो इस प्रोसीजर के दौरान स्कैम हुआ, ये कहाँ इस्टेब्लिश होता है? एक पॉलिसी बनी, एलजी को गई, एलजी ने उसकी सीबीआई जांच की रिकमेंडेशन की और वो पॉलिसी कुछ महीनों बाद सरकार विड्रॉ कर लेती है। पॉलिसी जब लागू ही नहीं हुई तो मनी ट्रेल या घोटाले जैसी बात क्यों आ रही है? देखिए, सियासत अगर दूसरे के एलिगेशन, दूसरे की लाश के ऊपर चलकर अगर अपनी रोटियां नहीं सेकेगी तो इस तरह से राजनीति चल नहीं पाएगी। राजनीति का सबसे बड़ा दोष यही हो गया है कि पहले लोग क्या करते थे, जो सत्ता में आते थे उनसे सवाल करते थे। आज उल्टा हो रहा है, आज सत्ता जो है अपोजिशन से सवाल कर रही है। बिल्कुल ये सच्चाई मैं बता रहा हूँ आपको। और कोई भी चीज़ यूनियन टेरिटरी है तो गवर्नर के पास कोई भी पॉलिसी जाती है, गवर्नर के पास जाती है, उसकी रिकमेंडेशन होती है, तब इम्प्लीमेंटेशन होता है उसका। कोई भी चीज़ किसी के कहने से, बिना आइडेंटिफिकेशन के किसी के कहने से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। कोई भी कह दे कि मैंने इसको कोई रिश्वत दिया, या मैंने, जब तक कोई रिश्वत पकड़ी नहीं जाती है या रिश्वत का कहीं आइडेंटिफिकेशन नहीं होती है, किसी स्टेटमेंट के ऊपर किसी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। एक बात। नंबर दो ये है कि आप ये देखते हो, लोग मर्डर करते हैं, मर्डर में अगर वेपन भी नहीं मिलता है तब भी उसे वो नहीं माना जाता है, ठीक है, अरेस्ट करने के लिए, तब भी उसको उसमें भी रिलीफ मिल जाती है, बेनिफिट डाउट मिल जाता है। यहाँ तो राजनीति में कोई बेनिफिट डाउट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। जिसका करेक्टर सीधा है उसके ऊपर पहले कालक लगा के उसको कैमराइज किया जाता है कि तेरे कॉलर पे काला रंग लगा हुआ है। तो हम जब तक ये द्वेष की राजनीति नहीं छोड़ेंगे, हम एक हिंदुस्तान को एक मजी हुई सरकार नहीं दे सकते। अच्छा इस्माइल जी, पब्लिक में एक परसेप्शन ये भी है कि ये मामले कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट से ही जो है या तो रिमांड मिल रही है या जुडिशियल कस्टडी मिल रही है। और कल जैसा देखने में आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी कथित शराब घोटाले में एक आरोपी बनाए गए संजय सिंह को जमानत दे दी और ईडी ने उनकी ज़मानत का विरोध तक नहीं किया। तो कहीं ना कहीं ये भी परसेप्शन आ रहा है पब्लिक में कि जो कोर्ट का जो सिस्टम है, एक लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट,
तो क्या ऐसा है कानूनी किताबों में कि मतलब कानून के मतलब जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाके ही क्लैरिफाई होते हैं? निचली कोर्टों से राहत क्यों नहीं मिल पाती? अगर कानून अगर किसी भी टॉपिक पे अगर लिखा गया है तो हम क्या ये कमेंट मतलब मान सकते हैं कि माननीय न्यायालयों में जो न्यायाधीश बैठे हुए हैं क्या वो भी राजनीति से प्रेरित हो जाते हैं या अपनी विचारधारा का भी प्रभाव हो जाता है उनके आदेशों में? देखिए, मैं पहले माननीय सभी कोर्ट्स का, चाहे लोअर कोर्ट्स रही हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स रही हो, हाई कोर्ट रही हो, सुप्रीम कोर्ट रही हो, मैं सबका सम्मान के साथ ये बोलना चाहता हूँ। लेकिन जैसे ईडी की बात आप करते हो, ईडी तो सीधा प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है। प्राइम मिनिस्टर किसी प्रेशर में, आज क्या आप क्या सोचते हो, कोई सीनियर किसी जूनियर को प्रेशर देकर क्या गलत काम नहीं कराते हैं? मेरा सवाल तो सीधा ये था कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को जो नज़र आता है वो हाई कोर्ट या स्पेशल कोर्टों के जजों को नज़र क्यों नहीं आया? जैसे संजय सिंह जी का ही मामला ले लें। मैं वही आपको कह रहा हूँ, जब आप किसी को प्रेशराइज करेंगे, हर इंसान आप जो है तरक्की की दौड़ में दौड़ रहा है, चाहे वो कोई भी रहे हो, माननीय कोर्ट्स भी रही हो, माननीय जजेस भी रहे हो, लेकिन जब आप तरक्की की दौड़ में दौड़ते हो तो आप फिर वो किसी के प्रेशर में आके काम करते हो। जब आप प्रेशर में आके काम करते हो तो फिर आप जस्टिस नहीं कर पाते, फिर प्रेशर के जजमेंट देते हैं आप। और सुप्रीम कोर्ट शायद अभी ये प्रेशर की उससे जो जजमेंट से वंचित है, वो वही करती है जो उससे ठीक दिखता है। अभी आप देखिए, आप जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स का निकला है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उसको बड़े इत्मीनान से पकड़ा और उसको कहा कि सबमिट करो। तो निष्पक्ष जो है जजमेंट तो होने चाहिए, और मैं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी सराहना करता हूँ। एक पक्ष और आता है इस पूरे कथित शराब घोटाले में, या आज जो पक्ष विपक्ष की जो लड़ाई चल रही है, आज जो राजनीतिकरण जो हो रहा है धीरे धीरे, उसमें एक पक्ष आता है मीडिया का। मीडिया को विज्ञापन मिलता है, सरकार से भी मिलता है, विपक्ष से भी मिलता है, लेकिन अक्सर जो है विपक्ष के नेताओं द्वारा ये मतलब कि सीधा आरोप लगाया जाता है कि मीडिया जो है सिर्फ वो एक तरफ की बातें पेश कर रही है, दूसरी तरफ सोशल मीडिया भी मौजूद है, फिर भी कहीं ना कहीं जो है विपक्ष की आवाज़ उस बेहतर तरीके से पब्लिक तक नहीं जा पा रही है। ये अभी भी परसेप्शन लग रहा है। हो सकता है लोकसभा चुनाव के बाद रिजल्ट कुछ और हो। तो आपको क्या लगता है कि ये जो पूरा मीडिया मैनेजमेंट चल रहा है, ये क्या 400 का आंकड़ा पार करेगा, या ये 400 के आंकड़े वाली बात अटल बिहारी वाजपेयी के शाइनिंग इंडिया का जैसा हाल हो न जाए? देखिए, पब्लिक का रवैया आपके कहने से तय नहीं होने वाला है, पहले तो ये समझ लीजिए आप। हाँ, अगर आप 400 का डंका बजा रहे हैं तो फिर आप किसी न किसी मिसचीव को, किसी बेईमानी को आप न्योता दे रहे हैं। आप पब्लिक के वोटर्स के किसी भी चीज़ को समझना ही नहीं चाह रहे हैं। आप कह रहे हो मैं 400 वो सीट्स ले आऊँगा, 400 से ऊपर चला जाऊँगा। इसका मतलब आप किसी बेईमानी को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, चाहे वो ईवीएम रही हो, जो लोग कहते हैं वो चाहे ईवीएम रही हो, पीछे एक दो मसले भी सुप्रीम कोर्ट में तो याचिका है, याचिका भी है, इसमें पीआई भी लगी हुई है। और या तो आप ये मान लीजिए, या तो आप कह दीजिए कि आप किसी बेईमानी को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, तो 400 क्या, फिर आप 536 पूरी ले आइए, 534 पूरी ले आइए सीटें। और अगर आप पब्लिक के ऊपर विश्वास रखते हैं तो फिर आप अपना कार्य करें और अपने कार्य के ऊपर सीटें मांगें, अपने कार्य के ऊपर वोट मांगें, तो उसका रिजल्ट फिर बाद में ही पता चलता है, पहले पता नहीं चलता। एक चीज़। नंबर दूसरी ये चीज़ है कि जैसे आजकल अंधभक्तों का आपको पता चल ही रहा है बहुत सारा, कि एक ही पार्टी का आंखों पे पट्टी बांध के उसी के फेवर में बोलना शुरू कर देते हैं। सर, मेरे से भी कल एक दो लोगों ने पूछा था कि यार एक चीज़ बताइए, मोदी जी का ना कोई आगे है ना पीछे है, ना कोई बीवी ना बच्चा, तो फिर वो लोग कहते हैं डाका मार रहे हैं, वो किसके लिए डाका मारेंगे? तो मेरा एक ही जवाब था कि वो कभी चंबल गए हैं? वो कहते हैं जी नहीं। क्यों? मैंने चंबल के किसी भी डाकू ने शादी नहीं की, वो डाका मार रहा है, तो वो किस लिए मार रहा है? अगर वो मार रहा है तो ये भी मार सकते हैं। तो अपनी निष्ठा जो है अपने कार्य से, अपनी ईमानदारी से जब आप पूरी करते हैं तो वो पब्लिक तक पहुंचती है, उसका आपको फल मिलता है। आप फिर दोबारा ईमानदारी से अगर सत्ता में आते हैं तो पब्लिक हित में कार्य करते हैं। अगर पब्लिक के हित में कार्य नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं बेईमानी हो रही है पब्लिक के साथ, कहीं ना कहीं वोटों के साथ खिलवाड़ हो रही है। और जब तक ये ख़त्म नहीं होगा तब तक
भारत की राजनीति हमेशा कलंकित रहेगी। एक चीज़ और है कि जैसे अभी दिल्ली में भी 7 सीटें हैं लोकसभा की, तो दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर ये जो आम आदमी पार्टी के नेताओं की जो धड़ाधड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं, जिसमें पब्लिक का परसेप्शन आपको भी पता है, मुझे भी पता है, तो आपको क्या लगता है कि इन सीटों पे क्या असर पड़ेगा? क्योंकि पहले से 7 सीटें बीजेपी के खाते में लोकसभा पे, तो इस बार आपको क्या अंदाजा है? सर मेरा तो, लोग कहते हैं 200% कुछ होता नहीं है, मैं दावे के साथ 100% कह सकता हूं कि इस बार 7 सीटें बीजेपी के हाथ से चली जाएंगी। और अगर 4-3 का बंटवारा रहेगा तो 4-3 के हिसाब से जाएंगी, और 2-5 का बंटवारा रहेगा तो 2-5 के हिसाब से जाएंगी। 7 सीटें विपक्ष के हाथ में जा रही हैं। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का जो अभी आपने जिक्र किया था, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का जो ये मामला है, इसमें चंदा जो है वो तकरीबन सभी पार्टियों को मिला है। सबसे ज़्यादा चंदा बीजेपी को मिला है, और शराब घोटाले के टाइम पर इसका बातचीत इसलिए ज़्यादा उठ रही है क्योंकि इसमें जो एक आरोपी है उसने सरकारी गवाह बनने से ठीक पहले बीजेपी को चंदा दिया, और उसके बाद उसे सरकारी गवाह बनाया गया और उसे जमानत दे दी गई। आप चूँकि इनकम टैक्स के भी मामलों को देखते हैं, आपको क्या लगता है कि जो विपक्ष का आरोप है उसमें कहीं दम है कि उसे चंदा लेकर बनाया गया? देखिए, अगर चंदा नहीं लिया गया तो उसे प्रेशर देके बनाया गया होगा, उसे ईडी के, उसके पिताजी को बीजेपी ने टिकट भी दे दिया है, मतलब उनके सहयोगी पार्टी। देखिए, आप जब तक किसी को किसी तरह का लोभ नहीं देंगे तब तक आप उसे अपने पक्ष में नहीं कर सकते। आज के टाइम में हरिश्चंद्र नाम का कोई शख्स नज़र नहीं आता है। आप किसी को भी जब लोभ देते हैं तो उस लोभ के बदले में आप अपना कुछ ना कुछ जो है अपना स्वार्थ संभाल रहे होते हैं, आप स्वार्थी बन चुके होते हैं उस चीज़ में। और आप अगर आपने उसको जो गवर्नमेंट का गवाह बनाया है उसके बदले में आपने उसको कुछ दिया भी है, अगर उससे कुछ लिया है तो कुछ दिया भी है उसे। अगर वो आप खुद ही कह रहे हैं कि उसके पिताजी को उन्होंने टिकट दी है, उसको जमानत दी है, सर इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? जैसे संजय सिंह जी को कल जमानत मिल गई, अब कम से कम ये नहीं कहा जा सकता कि आम आदमी पार्टी के पास नेतृत्व शून्यता वाली कोई स्थिति है, लेकिन फिर भी अब जैसे 19 तारीख से शुरू हो जाएंगी पहले चरण का मतदान, तो आम आदमी पार्टी को जो नुकसान पहुंचा है दिल्ली में खास करके, उसका कवर अप हो पाएगा या कांग्रेस कुछ मदद कर पाएगी? ऐसा कुछ लगता है इतने कम समय में? क्योंकि जैसी अभी स्थिति है वैसा लगता नहीं है कि मुख्यमंत्री जेल से बाहर आ पाएंगे चुनावों तक। तो जो विपक्ष का आरोप था वो कहीं ना कहीं साफ दिख रहा है कि चुनावों के दौरान तक तो उनको अंदर रहना ही पड़ेगा। फिर भी आपका कहना है कि 7 सीटों में से मतलब कि सबसे ज़्यादा अगर नुकसान भी हुआ तो बीजेपी को। कैसे? 7 सीटें कांग्रेस बीजेपी के हाथ से जाएंगी। कैसे? क्योंकि जो मेन जो लोग हैं, जो चेहरे हैं दिल्ली के लिए, वो तो जेल के अंदर हैं। देखिए, पब्लिक अच्छी तरह से समझ चुकी है। अगर माननीय हाई कोर्ट जो है, अगर सुप्रीम कोर्ट्स के तरह से अपने जो जजमेंट्स को बिल्कुल प्योर और फेयर रखेंगी तो कोई बड़ी बात नहीं है। कल शायद 4 तारीख में हाई कोर्ट में शायद बेल भी लग रही है माननीय चीफ मिनिस्टर साहब की, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये बेल पे बाहर भी आ जाए। और बाहर नहीं भी आएंगे तो भी इतना लंबा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वोटर जो है वो ऑलरेडी आम आदमी, कांग्रेस के और बीजेपी के वोटर्स बन चुके हैं। अब बीजेपी के पास सिर्फ आरएसएस वोटर रह गया है, जो न्यूट्रल वोट था वो सब कट चुका है। मेरा ये सवाल भी था आपसे कि जो आरएसएस वोटर आप कह रहे हैं या जो बीजेपी का जो कैडर वोट जो आप कह रहे हैं, वो तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में भी था जब उन्होंने शाइनिंग इंडिया का नारा दिया था। तो 2 टर्म के बाद क्या ये खतरा मोदी सरकार पे नहीं है कि शाइनिंग इंडिया की तरह ये जो उनका जो परसेप्शन बना रहे हैं वो कि तीसरे टर्म में हम इतने की इकोनॉमी कर देंगे, कहीं वो शाइनिंग इंडिया की तरह धड़ाम तो ना हो जाए पूरे देश में? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जब कोई प्रण ले लेता है तो कर भी लेता है। देखिए, मोदी जी में एक क्वालिटी तो है, मैं मानता हूँ कि वो जो प्रण करते हैं उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन ठीक होने वाला या नहीं होने वाला, वो उसके बारे में सोचे बिना कर देते हैं। वैट उन्होंने कहा जुलाई में हो जाएगा शुरू, 17 में, तो उन्होंने कर दिया। उसके नुकसान हालांकि 5 साल पब्लिक को भुगतने पड़े।
उन्होंने सब चीज़ों को एक साथ छेड़ दिया। राम मंदिर का मुद्दा छेड़ना था, उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा छेड़ दिया। 370 छेड़नी थी, छेड़ दी। कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाना था, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाना था, उन्होंने सब बना दिया, सब कुछ कर दिया। उसका इम्प्लीमेंटेशन आप सोच रहे हो अभी तक हुआ नहीं है ढंग से। आप बताइए मुझे, क्या कश्मीर में यूनियन टेरिटरी का कुछ औचित्य नज़र आ रहा है आपको? नहीं आ रहा। लद्दाख में भी आपको ऐसा कुछ नज़र देखने में नहीं आ रहा है। तो इम्प्लीमेंटेशन करना एक अलग बात होती है, उस चीज़ को सही तरह से लागू करना, किसी चीज़ को, उस चीज़ को मैं आपको 100 का नोट दे दूं और बाज़ार में चले नहीं, तो सर ये तो वही बात हो जाएगी कि 100 का नोट भी दिया और आपका पेट भी नहीं भरा। तो ये इस तरह के जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहे हैं वो ठीक नहीं है। आज की प्रजा के ऊपर ऐसा हो रहा है कि आपने कभी शीशे की टेबल देखी है? शीशे की टेबल के नीचे किसी कुत्ते को बिठा दो और ऊपर से मांस का टुकड़ा फेंको, कुत्ता लपकता रहेगा, शीशे को मुंह टकराता रहेगा, लेकिन मांस का टुकड़ा शीशे में पड़ा रह जाएगा, कुत्ते के मुंह में नहीं लगेगा। पब्लिक का यही हाल कर दिया है। पब्लिक को दिलासे पे दिलासे दे दिए। पब्लिक को हिंदू मुस्लिम का पाठ पढ़ा दिया, पब्लिक में द्वेष फैला दिया, पब्लिक के पास कश्मीर का एक झूठा आईना खड़ा कर दिया जो आज तक स्वच्छ नहीं है। ऐसा आईना है जिसमें आप अपना चेहरा नहीं देख सकते। आप अपने चेहरे को रगड़ रगड़ के जख्मी कर रहे हैं और धूल आईने पे। किसी शायर की बात मुझे आज याद आ रही है कि उम्र भर हम यही गलती करते रहे कि धूल चेहरों पे थी, हम आईना साफ करते रहे। तो आज काम उल्टा है, आज धूल जो आईने पे है, चेहरा साफ है। और जो आईना जिस बंदे ने रखा है वो जानकर उस धूल में रखा है कि पब्लिक अपने चेहरे को कुरेद ले, लेकिन इंसान की रूह में उसके ज़ख्म होते हैं। चेहरों के ज़ख्मों से उसे दर्द उतना महसूस नहीं होता। रूह के दर्द जो होते हैं वो इंसान को महसूस करते हैं। आज पब्लिक के रूह के अंदर जो हैं ज़ख्म दिए हैं, वो इनका भुगतान भुगतना पड़ेगा। एक दिन पब्लिक को जागना पड़ेगा। आपने कभी देखा है, एक अंधविश्वासी के पास लोग जाते हैं, कुछ टाइम के बाद उनका अंधविश्वास टूट जाता है। तो ये अंधविश्वास पब्लिक का टूटने वाला है। अब मैं ये नहीं कहता कि इस बार टूटेगा, लेकिन ये मैं गारंटी करता हूँ कि इस बार अगर नहीं टूटा तो इससे अगली बार जितना अंधविश्वास बीजेपी की वजह से लोगों के अंदर फैला है, अगर वो नहीं टूटेगा तो मैं समझूंगा कि मैंने इंसानी रूप में जन्म लिया ही नहीं। सर ये जब भी हो पूरा, लेकिन तब तक इंडियन इकोनॉमी का क्या हाल हो चुका होगा, कितना नुकसान उठा चुकी होगी इंडियन इकोनॉमी। जो बात हो रही है कि हम ट्रिलियन में पहुंचाएंगे, लेकिन पब्लिक के जेब में पैसा नहीं दिख रहा। देखिए सर, ट्रिलियन में पहुंचाएंगे, पब्लिक की जेब का पैसा सारा गवर्नमेंट के खाते में जा रहा है। अब किसी को प्रेशर देके, पेनल्टीज़ इम्पोज करके, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा के, उसको किसी चाहे अनचाहे ढंग से रिकवरी करके, उसके बाद उस केस को हल्का करने के लिए ब्यूरोक्रेट्स के जेब भर के, तो पब्लिक के पास तो कुछ छूट रहा ही नहीं है। अच्छा सर, सीधा सवाल, ये जो कांग्रेस पे जो खाता जो सीज किया गया, आप चूँकि इनकम टैक्स के ही जानकार हैं, ये कितना जायज़ मामला है? इतने पुराने मामले को निकाल कर इनकम टैक्स इस तरीके से चुनावों के पहले जो कर रही है, क्या ऐसा कुछ कानूनी प्रावधान भी होता है कि इतना पुराना केस को उठाकर इतना मोटा पेनल्टी लगाकर खाता ही फ्रीज कर दिया जाए? देखिए, एक लिमिटेशन एक्ट नाम की भी चीज़ होती है। अगर वो लिमिटेशन के प्रीव्यू से बाहर है और उसके बाद किया गया गैर कानूनी है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट, फिर मैं आपसे वही कहूँगा, फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट इसको देखेगी, फिर ये पैसा ये रिमांड बैक होगा। चलिए सर, कांग्रेस पार्टी चली जाएगी सुप्रीम कोर्ट, लेकिन इस तरह के मामले तो छोटे व्यापारियों के साथ भी हो जाते हैं। अगर हर चीज़ का इलाज अगर सुप्रीम कोर्ट को ही करना है, तो फिर केंद्र में सरकार और राज्यों में सरकार की ज़रूरत ही कहाँ बची? सर, सरकार काम नहीं ठीक कर रही है, पब्लिक पिस रही है, इसीलिए तो लोगों की आस्था कहीं तो जाग रही है, लेकिन वो आस्था इतनी महंगी है कि हर बंदा उसको पूरी नहीं कर पा रहा। तो आपने कभी एक गधा देखा है काम करते हुए? वो बोल नहीं पाता है, उसके ऊपर बोझ डालते रहो, चलता रहेगा जब तक हिम्मत है, और जब उसकी हिम्मत टूट जाती है तो गधा गिर के वहीं पे गिर जाता है। पब्लिक इसका सॉल्यूशन भी तो कुछ पब्लिक के सामने रखिए कि आखिर इसका कोई तो सॉल्यूशन हो। हर कोई परेशान है, ये हर किसी को पता है कि परेशानी क्या है और किसकी वजह से है, लेकिन इसका सॉल्यूशन पब्लिक को कोई नहीं देना चाह रहा। एक इनकम टैक्स के वकील होने के नाते क्या उन छोटे व्यापारियों के लिए या बड़े व्यापारियों के लिए, जिनको भी, ये बिल्कुल ही अलग मुद्दा है लेकिन बहुत ज़रूरी मुद्दा है, जिनको भी टैक्स के नोटिस आते हैं वो क्या करें?
देखिए, अब पहले तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ ये है कि हर बिजनेसमैन को, मैं बीइंग द टेक प्रैक्टिशनर कहना चाहता हूँ कि हर बिजनेसमैन को ये सोच कर कार्य करना चाहिए कि लॉ और रूल्स हम उनको फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे। अगर लॉ और रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, उसके अंदर क्या कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। जब आप बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस है तो आप अपने टैक्स एडवाइज़र से कंसल्ट कीजिए। उसके बिहाफ पे चलेंगे तो मुझे लगता है कि कम आने वाली हैं, लेकिन जातियाँ जब तक कम नहीं होंगी, जब तक सरकारी प्रेशराइज लोगों के ऊपर कम नहीं होगा, तब तक ईमानदार आदमी जी नहीं पाएगा। और इसका हल यही है कि जब मेरा ये मानना है, आज की राजनीति से इतना फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, मैं अपनी राजनीति का कैरियर छोड़ चुका हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि एक दिन हिंदुस्तान के पास डिफेंस का राज हो, शायद पब्लिक उसमें अच्छी तरह से ऑक्सीजन से जी पाए। पॉलिटिकल राज में मुझे नहीं लगता पब्लिक अच्छी तरह से जी पा रही है। सर, डिफेंस के राज का एक उदाहरण पाकिस्तान है। सर, पाकिस्तान टेररिस्ट बेस कंट्री है, हिंदुस्तान टेररिस्ट बेस कंट्री नहीं है, इसलिए यहाँ डिफेंस हमेशा सक्सेसफुल रहेगी। ये एक नया नज़रिया है जो शायद अभी तक हिंदुस्तान में तो किसी ने नहीं दिया हो कि हिंदुस्तान में सेना का राज कर देना चाहिए। राजशाही तक तो खैर समझ में आती थी कि कोई एक अच्छा राजा अगर आ गया तो वो शायद सब कुछ ठीक कर दे। इस्माइल साहब ने जो सलाह दी है वो फिर कभी देखेंगे। इस बार दिल्ली के लोकसभा चुनावों में वोट जरूर दें और अपना कैंडिडेट चुने, पार्टी ना चुने, जो आपके हित में कार्य करे। आप उस कैंडिडेट को चुनें, उसे वोट दें, उसके ऊपर इतना प्रेशर दे के काम कराएं ताकि उसे लगे कि हाँ, मैं किसी काम करने के लिए इलेक्ट हुआ हूँ। जैसे अभी आपने कहा कि कैंडिडेट से काम कराएं, अभी कल जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के विधानसभा के लोगों ने एक बहुत यूनिक सवाल पूछा, और वो सवाल ये था कि अगर केजरीवाल जी अगर जेल से सरकार अगर चलाएंगे तो क्या वहाँ के लोगों को, उनके विधानसभा क्षेत्र के लोगों को क्या जेल जाके अपना काम कराना होगा, एप्लीकेशन जेल में जाके देनी पड़ेगी। सवाल मेरा इसमें यह है कि क्या दिल्ली के उपराज्यपाल को ये विसंगतियाँ नहीं दिखती? जब संविधान में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है तो क्या दिल्ली के उपराज्यपाल की कुर्सी पे भी जो लोग बैठ रहे हैं, क्या वो भी मतलब पॉलिटिक्स से प्रभावित लोग ही हैं? राज्यपाल की कुर्सी की एक मर्यादा हुआ करती थी। अब राज्यपाल की कुर्सी की कोई गरिमा रही नहीं है, क्योंकि राज्यपाल जो है वो सत्ता की पार्टियां नियुक्त करती हैं। सत्ता की पार्टियों के हिसाब से वो जो है राज्यपाल या उपराज्यपाल जो होते हैं वो उसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, उनके कहने से करते हैं। और जहाँ तक मेरा वो है कि क्या राजनीति जो है, जो दिल्ली की सत्ता तिहाड़ जेल से चलेगी, तो ऐसा नहीं है। उनके नुमाइंदे अभी दिल्ली में हैं, उनके नुमाइंदे दिल्ली के जेल के बाहर हैं। चीफ प्रिंसिपल कमिश्नर दिल्ली के बाहर है, चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी दिल्ली के बाहर है, MLAs दिल्ली के बाहर हैं, उनके काउंसलर दिल्ली के बाहर हैं। ये सब लोग जो है मिलजुल कर काम करेंगे, और मैं पूरी आशाओं के साथ, ये विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि दिल्ली की सत्ता जो है वो अपना अच्छा से अच्छा करके दिखाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, और आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद।